निशा क्लासेस एट यूके। अब हमने कर लिया है आपका एशियन हिस्ट्री और अब हम आगे हैं मीडिवल हिस्ट्री पे, सल्तनत काल। ठीक है, तो सल्तनत काल से पहले थोड़ा सा जो उसका बैकग्राउंड बनता है उसमें क्यों अरब आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो अरब आक्रमण करते हैं और अरबों में भी सबसे पहले जो आक्रमण होता है अरब का, तो वो होता है अरब जिसके नेतृत्व में आक्रमण करते हैं वो है सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो अरबों ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया किसके नेतृत्व में किया, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। और यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं हम ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया। मैं बता रही हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका जो बैकग्राउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया। तो इन चारों में से भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया वो करता है मोहम्मद बिन कासिम। जो हम आपको बोल रहे हैं ना कि सल्तनत काल का जो बैकग्राउंड है, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, अरब। तो अरबों ने क्या किया, इसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। और कब किया था, और अरबों ने जो आक्रमण किया वो किया था आपका सिंध पर, और 712 ईस्वी में उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने। ठीक है, तो अरबों ने अगर सिंध पर विजय प्राप्त की थी, ये पूछ लिया जाए कब की थी, 712 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय सिंध पर जो शासन था वो था दाहिर का। एग्ज़ाम कब बिल्कुल एडवांस हो जाए, कब बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ें पूछने लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 712 ईस्वी में सिंध पर दाहिर का जो शासन था, तो वहाँ पे अरबों ने आक्रमण किया और उसे जीत लिया। नेक्स्ट है, उसके बाद आया आपका महमूद गजनी। तो महमूद गजनी जो था एक ये तुर्क था, अब तक अरब और ये आपका तुर्क हो गया। ठीक है, तो जो महमूद गजनी था उसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो महमूद गजनी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया वो करता है वो 1000 ईस्वी में। ठीक है, कब किया, 1000 ईस्वी में। और यहाँ पर उसने जो आक्रमण किया, यहाँ पर उसने जो अधिकार किया वो किया उसने पेशावर पर। ठीक है, तो पेशावर पर उसने क्या किया, कुछ भागों पर अधिकार करके लौट गया था। तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, पेशावर के कुछ भागों को उसने जीत लिया। अब फिर महमूद गजनी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इनमें से महमूद गजनी के दरबार में कौन रहता था। ठीक है, तो महमूद गजनी के दरबार में रहता था यहाँ पे फिरदौसी भी था, अलबरूनी भी था और आपका ये उतबी भी था। ये तीनों आपके महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाता है आपका उपयुक्त सभी, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी और एक नाम है फरूखी। ये तीनों महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। और महमूद गजनी ने, आपको पता ही होगा कि सबसे जो प्रमुख आक्रमण था महमूद गजनी का वो कौन सा था, आपका सोमनाथ पर। और सोमनाथ पर उसने आक्रमण कब किया, मैंने क्वेश्चन शायद आपके लिए बनाया था, हाँ हम इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनी सोमनाथ पर आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर को जो वो लूटता है, तो कब लूटता है, 1025 ईस्वी में। और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। पहला आक्रमण किया था उसने 1000 में। ठीक है, चलिए 1000 ईस्वी में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको 3 युद्ध दिए गए हैं, बताना है कि कब कब जो इनका सन दिया गया है, वर्ष दिया गया है वो सही है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, यह बिल्कुल सही है। और यह होता है किसके बीच में, आपको मैंने शायद कराया था, यह आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें गौरी क्या हो जाता है, हार जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये भी बिल्कुल सही है, 1192 ईस्वी में होता है। ये भी आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। यहाँ पर क्या होता है, गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लास्ट है आपका चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। यह होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। तीनों युद्ध मोहम्मद गौरी के हैं। 2 होते हैं, प्रथम वाले पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पहले वाले में वो जीत जाता है, हार जाता है, दूसरे वाले में जीत जाता है। और चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। अब हम आ गए हैं आपका सल्तनत काल पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पहला क्वेश्चन है। ठीक है,
पहला आपका ये होता है सल्तनत काल में गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है लाहौर में वो अपनी राजधानी बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो यहाँ पर जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका एक सेनानायक होता है बख्तियार खिलजी। अगर पूछ लिया जाए कि किसका सेनानायक था, तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका एक सेनानायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है लाहौर से, अब राजधानी लाहौर तो बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दी, और वो किसने की थी? वो की थी, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बलबन से संबंधित है? ये बलबन, इल्तुतमिश, ये सभी क्या है आपके ये सब आपके गुलाम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बलबन से संबंधित क्या है? तो बलबन ने क्या किया? यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिखता है ये सही हो जाता है। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की, नवरोज उत्सव का आरंभ किया, लौह एवं रक्त की नीति का इसने पालन किया। ठीक है, तो बलबन से संबंधित क्या है? सिजदा एवं पैबोस की प्रथा का शुरुआत, नवरोज उत्सव का प्रारंभ और लौह एवं रक्त की नीति, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अमीर खुसरो के विषय में पूछा जाए तो अमीर खुसरो रहता था आपके बलबन के दरबार में। और ये किस भाषा का प्रसिद्ध कवि था? फारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, तो फारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि था अमीर खुसरो। और जो ये है अमीर खुसरो, इनको सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपका सिलेबस भी खत्म करवा रहे हैं। ठीक है, आपका सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है अमीर खुसरो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? तो गुलाम वंश के बाद यहाँ पे क्या आता है? आपका खिलजी वंश आ जाता है। तो किस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी करता है? घोड़ों को दागने की, सेना को नकद वेतन और स्थायी सेना की, सैनिकों का हुलिया लिखने की, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। घोड़ों को दागने की, सेना को नकद वेतन और स्थायी सेना की, और सैनिकों का हुलिया लिखने की शुरुआत कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के पास कहा जाता है कि सबसे विशाल सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? तो देवी अधिकार के सिद्धांत को जो चलाता है वह भी आपका कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसने देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नए कर कौन से थे? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने 2 नए कर लगाए थे, वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आपका चराई कर एवं गढ़ी कर दोनों के दोनों किसके द्वारा लगाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए थे। चराई कर तो किसके द्वारा लगाया जाएगा? जो दुधारू पशु होते थे उन पर लगाया जाता था आपका चराई कर, और गढ़ी कर लगाया जाता था जो घर एवं झोपड़ी पर। ठीक है, गढ़ यानी आपका आवास, तो घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था गढ़ी कर, और दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था आपका चराई कर। तो किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया था? तो जो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो नहरों का निर्माण ऐसा माना जाता है कि संभव तो लिखा ऐसा गया है किताब में कि नहरों का निर्माण करने वाला जो प्रथम शासक था वो था आपका तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। इसके समय में जो है वो इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, माना जाता है कि इसने नहरों का निर्माण प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? अब तक तो राजधानी आपकी कहाँ हुई? लाहौर, लाहौर से दिल्ली। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये अपनी राजधानी क्या करता है? दिल्ली से स्थानांतरित कर देता है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी में।
देवगिरी, और बाद में इसने जो देवगिरी का नाम क्या रख दिया, दौलताबाद। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की, तो दिल्ली से उसने दौलताबाद स्थानांतरित की, ये भी आ जाता है। और अगर दौलताबाद ना आए, देवगिरी आए, तो देवगिरी सही आंसर है। देवगिरी का नाम ही उसने क्या रखा, बाद दौलताबाद रखा था। एक पुस्तक बहुत फेमस होती है, रेहला। रेहला पुस्तक का लेखक कौन था? यहाँ पर आपको 4 आंसर मिलते हैं। तो रेहला पुस्तक का लेखक होता है आपका इब्न बतूता। और ये इब्न बतूता क्या था, एक अफ्रीकी यात्री था। अफ्रीकी में भी मोरक्को का था ये। एक अफ्रीकी यात्री होता है आपका इब्न बतूता, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। और जो रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी है ना, ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके समय में ये भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित जो जानकारियां हैं वो रेहला पुस्तक में मिलती हैं, जिसका लेखक कौन है, आपका इब्न बतूता है। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक ने कौन से 4 कर वसूल करने का आदेश दिया? तो फिरोज तुगलक ने क्या किया, अपने शासनकाल में जो कुछ कष्टदायक कर थे, 24 कष्टदायक कर इसने समाप्त करे थे। कितने कर समाप्त करे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, 24 कष्टदायक कर उसने समाप्त करके केवल 4 कर वसूल करने का आदेश दिया। उनमें कौन कौन से थे? खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। 4 हो गए ना, खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाता था। ये 4 कर वसूल करने का जो आपका आदेश दिया, किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने। जो खराज था वो कौन सा था, आपका लगान था। और खुम्स कौन था? युद्ध में जो लूट का माल था उससे संबंधित कर था, खुम्स। खराज आपका लगान था, खुम्स से युद्ध से संबंध था। जजिया एवं जकात ये क्या थे, आपके जातियों पर लगाए जाने वाले कर थे। और जो आपका इसमें जो जजिया होता था, वो जजिया होता था गैर मुसलमानों पर कर, ठीक है। और जकार होता था मुसलमानों पर कर, और जजिया होता था आपके गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर कर लगाया, यह उपज का कितना भाग होता था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया आपका सिंचाई पर कर। और ये आपका सिंचाई पर जो कर होता था वो होता था उपज का 1/10 भाग। तो फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया, यह उपज का कितना होता था, 1/10 होता था। फिरोज तुगलक ने किन विभागों की स्थापना की? तो फिरोज तुगलक ने जो विभागों की स्थापना की वो है आपका दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात जो होता था वो होता था अनाथ, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए। मतलब ये इस महिलाओं के लिए, जो अनाथ महिलाएं थी और विधवाएं थी और जो लड़कियां थी, उनकी सहायता के लिए दीवाने खैरात। और दीवाने बंदगान जो उसने विभाग की स्थापना की, ये उसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है एवं भी दोनों। खैरात किसके लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पे, और बंदगान दासों के लिए किसने स्थापना की थी, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अद्धा एवं विख किसे कहा जाता था? ठीक है, अद्धा एवं विख ये क्या है सल्तनत काल में? तो सल्तनत काल में चांदी एवं तांबे मिश्रित सिक्कों को अद्धा एवं विख कहा जाता था। ठीक है, तो सल्तनत काल में, और ये सल्तनत काल में ये जो जारी किए जाते थे, ये किसने किए थे, आपका फिरोज तुगलक ने। ठीक है, तो फिर यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सल्तनत काल में कैसे कहा जाता था, या फिरोज तुगलक के समय में अद्धा एवं विख क्या थे, ये चांदी एवं तांबे मिश्रित सिक्के थे। ठीक है, तो इन्हें अद्धा एवं विख कहा गया, जिसे किसने जारी किया, फिरोज तुगलक ने जारी किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो पहला मुसलमान शासक था वो कौन था आपका, वो भी था फिरोज तुगलक, जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगरा शहर की स्थापना करता है सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का था। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अब आ गया पानीपत का प्रथम युद्ध। अभी मुगल साम्राज्य आपका स्टार्ट होने वाला है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें क्या होता है, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। होता कब है ये, 1526 में। बाबर का जो प्रथम युद्ध भारत में होता है वो होता है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध। और यहाँ पर और नाम जो मैंने दिए हैं, ये आलम खां और दौलत खां लोधी यही क्या करते हैं, बाबर को आमंत्रित करते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे तैमूर लंग नाम लिखा है, ये तैमूर लंग एक तुगलक वंश का शासक होता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इसके शासनकाल में तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करता है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। और कब करता है, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित था। विभिन्न विभाग थे आपके सल्तनत काल में, एक विभाग था दीवान ए कोही। जो आपका दीवान ए कोही था वह कृषि विभाग से संबंधित था। और जो वित्त विभाग था, वित्त विभाग से संबंधित था दीवान ए मुस्तकराज। ठीक है, दीवान ए मुस्तकराज ये आपका वित्त विभाग से संबंधित था। कृषि विभाग से संबंधित था दीवान ए कोही। सैन्य विभाग से संबंधित था दीवान ए अर्ज, दीवान ए तो सब में था ना, दीवान ए अर्ज। और दान विभाग से जो आपका संबंधित था वो अभी मैंने आपको बताया था, खैरात, जो महिलाओं के लिए था ना खैरात वाला, तो दीवान ए खैरात था दान विभाग से संबंधित। दीवान ए बंदगान दास विभाग से संबंधित। और आपका वित्त विभाग से मुस्तखराज, कृषि विभाग से दीवान ए कोही, सैन्य विभाग से दीवान ए अर्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में प्रांतों को कहा जाता था यहाँ पे इक्ता कहा जाता था प्रांतों को। और जो इक्ता या सूबा, ठीक है, इक्ता या सूबा कहा जाता था। और इसका शासन जो होता था नायब या अली द्वारा होता था। ठीक है, नायब या अली द्वारा होता था। जो अब इक्ता है वो सिखों में विभाजित थे, सिख यानी जिलों में विभाजित थे। और इसका जो शासक होता था वो होता था सिकदार। ठीक है, फिर सिख किस में विभाजित होते थे, आपके इक्ता विभाजित सिखों में, सिख विभाजित होता था परगनों में। ठीक है, और जो परगना का मुख्य अधिकारी होता था वो होता था आपका आमिल। ठीक है, ये कुछ नहीं होता था उस समय, तो परगना का होता था आमिल। और लास्ट में जो सबसे छोटी इकाई थी वो होता था ग्राम। सबसे छोटी इकाई यहाँ पे ग्राम होता था। ठीक है, और ग्राम में जो प्रभावशाली लोग थे वो खुद होते थे। ठीक है, पटवारी होता था गांव में। तो उस प्रांतों को कहा जाता था इक्ता, इक्ता का जो अधिकारी था नायब। फिर इक्ता विभाजित सिख में, सिख का जो अधिकारी होता था सिकदार। फिर सिख विभाजित था परगना में, परगना का अधिकारी आमिल। उसके बाद ग्राम, और ग्राम का होता था आपका खुद, और मुकद्दस होते थे। और यहाँ पर ग्राम का एक पटवारी होता था। 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं। इक्ता प्रथा समाप्त किसने की थी। अब हमने ये क्वेश्चन तो करा ही नहीं कि इक्ता प्रथा लागू किसने की थी। तो जो इक्ता प्रथा है, ये इक्ता प्रथा या इक्ता प्रणाली चलाई थी आपकी, सबसे पहले जान लेते हैं आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। अब इक्ता प्रणाली की शुरुआत तो इल्तुतमिश ने कर दी, लेकिन समाप्त किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद दोबारा शुरुआत करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा शुरुआत की, सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त की, उसके बाद फिरोज तुगलक ने फिर से इक्ता प्रथा को चलाया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल मुद्रा व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो सल्तनत काल जो मुद्रा व्यवस्था थी ये आपका किस पर आधारित थी, चांदी का टंका, तांबे का दिरहम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों है। तो सल्तनत काल की मुद्रा व्यवस्था थी किस पे, चांदी का टंका होता था, तांबे का होता था दिरहम। ठीक है, और ये जो इल्तुतमिश था उसके शासनकाल में तांबे का होता था जीतल, चांदी का तो टंका होता था। लेकिन जब इल्तुतमिश था उसके टाइम पे तांबे का होता था
चीतल। और पूरी अगर सल्तनत काल की बात की जाए तो चांदी का टंका और तांबे का दिरहम, इस पर इनकी मुद्रा व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया है? तो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की जो मिश्रित प्रणाली है उसे कहा गया है आपका मुक्ताई। लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को कहा गया है मुक्ताई। खालसा, खालसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये खालसा भूमि कहा गया है। ठीक है, खालसा भूमि किसे कहा जाता था? जो केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। तो खालसा भूमि थी आपका केंद्र नियंत्रित। ठीक है, केंद्र नियंत्रित भूमि कही जाती थी आपकी खालसा। और यहाँ पे एक और नाम लिखा है हमने आपका, ये है आपका खारसेल। ये खारसेल भी वहाँ पे एक अधिकारी होता था। और एक खारसेल कौन सा अधिकारी होता था? जो सुल्तान की स्थायी सेना, जो सुल्तान होते थे ना, सुल्तान की स्थायी सेना को खारसेल कहा जाता था। यह अधिकारी नहीं था, सॉरी, सुल्तान की स्थायी सेना को कहा जाता था खारसेल। ठीक है, और जो केंद्र नियंत्रित भूमि होती थी उसे खालसा कहा जाता था, खालसा भूमि। और मुक्ताई मैंने बता दिया, लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली मुक्ताई थी। मंगलिक एवं अराद क्या थे, ये मैं आपको अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को कहा जाता था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, एवं विधुलम मंगलिक एवं अर्रात कहा जाता था बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। देवल जो था वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं सल्तनत काल के, और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बचेंगे तो लास्ट में जब हम आपके लिए मैराथन क्लास चलाएंगे तो वहाँ पे हम आपको करवाएंगे। फिलहाल आप इसे पढ़िए, मिलते हैं आपसे।